अस्सलाम वालेकुम। ये जो ऑपरेशन था बुनियान मरसूस, उसका अख्ताम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको मार्का हक़ करार दिया है। और हकीकत में ये मार्का हक़ था। बुनियादी तौर पे इसके अंदर आपको दो अफवाज दिखाई देती हैं, दो नज़रिए दिखाई देते हैं, दो कौमें दिखाई देती हैं, दो मुल्क और दो रियासतें आपको दिखाई देती हैं। एक तरफ मोदी की सरकार है, मोदी की हुकूमत है, भारतीय अफवाज है, भारतीय अवाम है, भारतीय मीडिया है, और दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान का मीडिया है। दोनों के अंदर आपको इस पूरी की पूरी जो कार्रवाई थी, जो अप्रैल 22 से शुरू होती है, पहलगाम के एक फॉल्स फ्लैग झूठे किस्म के ऑपरेशन से, अपने ही लोगों को इन मोदी ने मारा वहाँ पे, सिविलियंस को। अपनी जो उसकी खुदगर्जी है, इक़्तिदार में रहने की खुदगर्जी जो है मोदी की। वैसे भी सियासत के अंदर जब आप इक़्तिदार में या पावर में आना चाहते हैं, तारीख़ उठा के देख लें तो इक़्तिदार की खातिर लोगों ने अपने ख़ानदान के लोगों को ख़त्म कर दिया, अपने बेटों को मार दिया या मरवा दिया, वालिदैन को मार दिया या मरवा दिया, भाइयों को मार दिया या मरवा दिया। सो अवाम जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है मोदी जैसे लोगों के लिए, सियासतदानों के लिए, जो कि एक ऐसी जगह से उठ के आएँ। ये इसमें कोई कबात नहीं है कि आप किस किस्म का पेशा है आपका। वजह यह है कि आप जब एक छोटी जगह से उठ के बड़ी जगह पे पहुंचते हैं, आपका एक सफ़र होता है, आपका एक उसके पीछे एक स्ट्रगल, मेहनत होती है। तो वो तो एक उसको हम कह सकते हैं कि उस पर आपको फ़ख्र होना चाहिए, उसके ऊपर लोगों को उन मिसालों को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। जिस तरह मोदी जो है चाय के एक ढाबे से उठ के और इंडिया जैसे मुल्क का जो है वज़ीर आज़म बना, लेकिन उसकी सफ़र के अंदर तशद्दुद आपको दिखाई देता है, झूठ, फरेब, दो नंबरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, और मुसलमानों का कातिल, बुचर जिसको कहा जाता है, ये एक तरफ है। और पाकिस्तान और इसी तरह उनकी मुसल्लह अफवाज को आप देख लें, झूठ, फरेब, दो नंबरी, मीडिया को इस्तेमाल करके जिस किस्म की उन्होंने अफवाहें फैलाई, हमने कराची को ख़त्म कर दिया, खुदा नख्वास्ता लाहौर को ख़त्म कर दिया, पिंडी को कब्ज़ा कर लिया, कोयटा का भी पता ही नहीं है। मतलब ये है कि लोगों की दुनिया सारी जो है वो पागल है। लगता तो ऐसे है कि जिस किस्म की स्टूडियो से, इंडियन मीडिया के जो टीवी चैनल्स हैं उनके स्टूडियो से जिस किस्म की यानी झूठ और फरेब की सारी जो आग है वो पूरी दुनिया में फैला के सबको आग लगाना चाहते थे। लेकिन दुनिया अंधी भी नहीं है, दुनिया बहरी भी नहीं है, दुनिया जो है वो गूंगी भी नहीं है। लिहाजा ये काम इन्होंने किया। उसके बावजूद जो है अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को सरखुरू किया, पाकिस्तान की आवाम को सरखुरू किया, अफवाज पाकिस्तान को सरखुरू किया, और इसलिए इसको मार्का हक़ कहा जाता है। और आज भी हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, कल भी हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, परसों भी हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर, आवाम जो है वो इस खुशी को इस वक्त कर रही है। पूरी पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर केक काटे जा रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है उसने एक अपने से 4-5 गुना बड़े मुल्क को जो है वो धूल चटा दी, और मोदी का मुंह जो है अल्लाह पाक ने काला किया, स्याह किया झूठे इंसान का। इंडियन मीडिया का मुंह स्याह किया, काला किया। इंडियन जो आर्मी है, उनकी एयरफोर्स है, उनका मुंह जो है अल्लाह पाक ने काला किया, स्याह किया। क्यों? कि उनकी बुनियाद झूठ, फरेब, लोगों के खून के ऊपर थी। और पाकिस्तान की बुनियाद जो थी इस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर 18 दिनों के अंदर वो हक, सच और इसमें इंसानियत और अमन की बात करता रहा पाकिस्तान। इसी वजह से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है वो सरखुरू किया। तो ये
आपको दिखाई देता है कि अब आप इसके ऑपरेशनल साइड के अगर ऊपर हम आ जाएं, अफवाज पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं जिसमें नेवी, आर्मी और एयरफोर्स शामिल है, चूँकि इस ऑपरेशंस के अंदर रात को जब प्रेस ब्रीफिंग की जा रही थी, तीनों अफवाज की जो नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए थे, DG SPR भी थे, उनके साथ एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल जिन्होंने पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ किया, एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब साहब, इसी तरह नवाज साहब जो थे, जो एडमिरल नेवी के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा एक ब्रीफ डिटेल तरीके से ब्रीफ किया जिसको मैं दोहराना नहीं चाहता। ये सारे का सारा ऑपरेशन कैसे हुआ, पूरा जो तमाम जो कहानी थी पस पर्दा इस सारे के सारे ऑपरेशन के पीछे, उसको उन्होंने बयान कर दिया और सब कुछ आपके सामने है। दो तीन चीज़ें जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो हम हर वक्त हिंदुस्तान के मीडिया की बात करते रहते हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत की बात है कि उनके ऊपर तो अब उनको जवाब भी नहीं देना चाहिए क्योंकि वो झूठे फरेबी, दो नंबरी फ्राडिये हैं, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने उनको जो है नाकाम किया, उनको रुस्वा किया पूरी दुनिया के अंदर उनको रुस्वा किया। और जितने उनके डैमेजेस हुए मिलिटरीली, अगर आप देखें 26 जो मकामात के ऊपर तो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया और पूरी दुनिया ने उसको फिर रिपोर्ट किया। तो लिहाजा ये जो इंडियन मीडिया है और इंडियन हुकूमत की जो बातचीत है उसके ऊपर बात करना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो इसी तरह झूठ फ्रॉड करते रहेंगे, अपनी कौम को मिसलीड करते रहेंगे। उम्मीद है कि भारत की जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो आवाम है, वो अपनी आंखें, अपने कान खोलेगी और ज़रा सोचेंगे कि ये जितना बड़ा हादसा उनके साथ इस मोदी की और इस मोदी के ख़रीदे हुए मीडिया की वजह से उनके साथ पेश आया, ये हादसा, इससे हिंदुस्तान बच सकता था। लेकिन वो थोड़ा सा जो भरम था उसको भी मोदी ने खाक में मिला दिया हिंदुस्तान की। और कहा यह जाता था हिंदुस्तान जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिका उसको तैयार कर रहा है, एक बड़ी जो है ना पावर इस साउथ एशिया के अंदर या एशिया के अंदर बना रहा है, और वो चीन का मुकाबला करेंगे, मईशत में मुकाबला करेंगे, दिफा में मुकाबला करेंगे। हाँ जी, जो इस वक्त दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर चाइना का मुकाबला करेंगे। तो लिहाजा ये जो है अमेरिका तक चीन को पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने सबको तो रुस्वा किया ही, उन्होंने राफेल गिरा के फ्रांसीसी कंपनी का कबाड़ा कर दिया, ठीक है जी। उन्होंने इजराइलियों के ड्रोन्स गिरा के इजराइलियों का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने S-400 जो डिफेंस सिस्टम था वहाँ का रूस का, और उनके जो MiG-29 तैयारे थे उनका कबाड़ा कर दिया उन्होंने। लिहाजा उन्होंने बाकियों का अपना तो उन्होंने पूरे को पूरा सत्यानाश कर दिया, लेकिन साथ ही साथ जितने भी उनके एलाइज थे उनका भी कबाड़ा कर दिया। तो लिहाजा अब अमेरिका समेत, इजराइल समेत तमाम ये सोचने पे मजबूर होंगे कि जो अपना दिफा नहीं कर सकता वो हमारे लिए क्या अकल को लड़ेगा या हमारा दिफा करेगा। बट ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी, और यही वजह है कि पूरी दुनिया ने जिस तरह से इस सारे वाक़ये को रिपोर्ट किया, आज भी इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, कमेंट्स किए जा रहे हैं, वीलॉग्स बनाए जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ जो है स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स जो हैं, बड़े बड़े जो फॉर्मर मिलिट्री जर्नल्स जो हैं दुनिया के, एयरफोर्स से कि उनके जो एयर मार्शल्स हैं वो इस वक्त अपने कमेंट्स कर रहे हैं और वे इसके ऊपर तजिया कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में नेचुरली जो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स भी लिखे जाएंगे। हमारी एयरफोर्स ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया हिंदुस्तान को 6-7 की रात को या 10 मई को जब ये बुनियान मरसूस की जो है लॉन्च किया गया ऑपरेशन, इसको जिस वक्त शुरू किया गया, तो इसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लिखा जाएगा। तो ये आपको दो कौमों का माइंडसेट दिखाई देता है, इसके अंदर दो कौमों का माइंडसेट आपको दिखाई देता है कि हिंदुस्तान का माइंडसेट किस किस्म का, वो बॉलीवुड वाला माइंडसेट है उनका जिसके अंदर डेप्थ नहीं होती, जिस पानी के अंदर गहराई नहीं होती उसमें आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। और जिस पानी, समुंदर की मिसाल आप ले लें कि खामोशी जब होती है तो समुंदर कितना गहरा होता है, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आप दरिया के पानी को अगर आप पहाड़ों
के इलाकों में चले जाएं, वहाँ से पानी जब नीचे आ रहा होता है तो कितना उसके अंदर शोर होता है, लेकिन उसमें गहराई नहीं होती। हिंदुस्तान ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही किया है कि शोर उन्होंने बहुत मचाया, लेकिन ना उनकी सोच के अंदर गहराई थी, ना उनकी पॉलिसी के अंदर गहराई थी, ना उनकी फैसला साजी के अंदर गहराई थी, ना उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर गहराई थी, ना उनके मीडिया के अंदर गहराई थी। और पाकिस्तान ने हर जो सतह है, हर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की। एक तो ये, दूसरा ये है कि देखें अफवाज के हवाले से हमारे यहाँ बिल्कुल खुल के बात करनी चाहिए। जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, स्कैंडलाइज पोलिटिसाइज किया जाता रहा, और उसकी वजह से पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा बेजा तनकीद होती रही, जिसके अंदर हिंदुस्तान जो है वो पूरे का पूरा शामिल था, बैरूनी ताकतें शामिल थी। और मैंने कहा ना कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान की बका अवाम और अफवाज जो है वो जब यकजा होंगी तो इसको कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अनडू नहीं कर सकती, चैलेंज नहीं कर सकती। और ये हमने अब करके, वो कहते हैं ना सर्टिफाइड किस्म का होता है ना, जिसके ऊपर मोहर लग जाती है, ये अल्लाह पाक ने एक मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत कौम है और इसकी अफवाज जो है वो मजबूत अफवाज है और ये मुल्क एक मजबूत हाथों के अंदर है। तो ये जो स्कैंडलाइजेशन और ये कहते कि जी बड़ा मुख्तलिफ़ किस्म के, बहरहाल इस वक्त मैं इस चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज फ़लस्तीन की पाकिस्तान की तरह स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती, आज अगर इराक़ के अंदर जो कुछ हुआ पिछले अगर 22 दहाइयों में, अगर आप देखें शाम के अंदर जो कुछ हुआ, लेबनान के अंदर जो कुछ हुआ, लीबिया के अंदर जो कुछ हुआ, सीरिया के, यमन के अंदर जो कुछ हुआ, जो सिविल वॉर है, जो वहाँ पे जो सिचुएशन है, लोगों की ज़िंदगियाँ इस वक्त अजीरन है, तमाम मुस्लिम ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, इवन आप दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग आर्मी बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान भी एक फ्रेजाइल मुल्क होता तो डू यू थिंक ये तो अमचूरन की तरह ये पाकिस्तान को, ये हिंदुस्तान जो है कब का खा चुका होता, जो उसकी एक सोच है 14 अगस्त के बाद से उनकी ये सोच थी। और आज तो वो यकीन ही नहीं करते कि पाकिस्तान इतना मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब इसलिए पाकिस्तान की जो अफवाज पाकिस्तान है, तीनों सर्विसेज जो है हमारी, एयरफोर्स है, नेवी है, मुसल्लह अफवाज है, उसकी मजबूती और उसके अंदर ताकत का होना वो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसे रीजन के अंदर, खत्ते के अंदर क़याम पजीर है कि जहाँ पे एक तरफ मोदी जैसा यानी एक बिच्छू जो है वो बैठा हुआ है, एक सांप बैठा हुआ है, एक झूठा इंसान बैठा हुआ है, 2 नंबर आदमी, और एक तरफ जो है वेस्टर्न बॉर्डर भी हमारी सेफ नहीं है। और इंटरनल अब हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान करेगा ये कि वही प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान को इसी तरह इंगेज करता रहेगा। लेकिन ये वो याद रखे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जितनी पिछले, आप देखें 9/11 के बाद, बल्कि आप 79 से ऑनवर्ड देख लें, पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जंग के अंदर है वन वे या द अदर। और ख़ासकर 9/11 के बाद, और फिर ख़ासकर ये जो पिछले कुछ अरसे से ये टेररिज्म की वेव दोबारा से हुई और ये इंडिया जो है इन्वॉल्व है ये कुलभूषण यादव जैसे लोगों से होते हुए, तो वो अब भी वो वार करता रहेगा पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल आज ये बात बिल्कुल तय है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर डिबेट करना, इसके ऊपर तनकीद करना, इसके ऊपर जिस किस्म की तनकीद होती रही पिछले चंद सालों के अंदर, उसके ऊपर ज़रूर हमारे लोगों को जो है वो ज़रूर इसके ऊपर सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आज जिस तरह से मोदी ने ये सारा कुछ किया और खुदा न ख्वास्ता हमारी अफवाज के अंदर जो रिजॉल्व था, जो यूनिटी ऑफ कमांड थी, जो यूनिटी ऑफ ऑपरेशन था, वो उसी सूरत में मुमकिन हुआ कि आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो ईमान की कुव्वत है और दूसरी तरफ जो है वो प्रोफेशनलिज्म, ट्रू प्रोफेशनलिज्म है, जिसकी नतीजे में ये अल्लाह पाक ने हमें जो है ये कामयाबी अता की। और फ्यूचर में भी इंशाअल्लाह
रात को DGISPR ने कहा कि अगर आप दोबारा भी हमें आजमाने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हर लिहाज से तैयार होगा, और जो कुछ हमने इस्तेमाल कर दिया, काफ़ी कुछ हमने यानी 99% पीछे छोड़ा हुआ है। आइंदा के लिए अगर आप कोई भी किसी किस्म की हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मुंह तोड़ जवाब जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान देगा। अब आज की कुछ और ख़बरें जो है, एक तो DGMO की, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मीटिंग्स जो है वो हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, अगर नहीं पहले बताया तो अब बता देता हूँ कि जो 12 तारीख को होनी थी वो आज, यानी हिंदुस्तान के DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की बात हो चुकी है, और उसमें डेफिनेटली ये बात तय हुई होगी कि ये सीज़ फायर की जो वायलेशंस के हवाले से, अगर वायलेशन है या अगर और वायलेशन के हवाले से जो खबरें चलाई जाती हैं, इसको अब बंद होना चाहिए। इसको अब मीडिया के ऊपर इस किस्म की कोई जो है ना वो कैंपेन न शुरू की जाए हिंदुस्तान में, ख़ासकर जो कि लोगों को मिसलीड करे और जिससे दोबारा से जो है माहौल सारे का सारा ख़राब होगा, और उसका डेफिनेटली नुकसान जो है वो हिंदुस्तान को ही होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने फिर जब, और CNN ने रिपोर्ट, दुनिया के तमाम मीडिया, इंडिया के अलावा दुनिया के तमाम मीडिया ने, चले पाकिस्तान की बात आपको हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के मीडिया की बात जो है उस पर यकीन नहीं करनी आती, लेकिन आज दुनिया के से इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उनसे पूछें, और इंडिपेंडेंट अगर आप बिठाएं कोई इस किस्म के लोग कि पाकिस्तानी मीडिया को एवेलुएट करें पिछले 18-20 दिनों के अंदर, और इंडियन मीडिया को, तो वो खुद ही बता देंगे कि किसने रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक ज़िम्मेदाराना किस्म की रिपोर्टिंग की, वो तज्ज़िये किए। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें, ईस्ट से लेके वेस्ट तक और साउथ से लेके नॉर्थ तक, तमाम जितने भी यूरोपियन ममालिक, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन ममालिक, जहाँ जहाँ भी लोग मीडिया के अंदर काम करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कवरेज करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान की रिजॉल्व को उन्होंने जस्टिफाई किया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है, उसको जो उन्होंने नाम दिए, यानी वो उसको मैं इनाम ही कहूँगा, जो इनाम उन्होंने दिए अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, तज्ज़ियों के अंदर, वो यानी ख़ुद से अपनी ज़ुबान है, उसकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो उन्होंने बता दिया कि जी हिंदुस्तान जो किस तरह से भागता हुआ है अमेरिका के पास गया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ के अंदर के पास गया, और उन्होंने कहा जी कि इसको आप सीज़ फायर करवाएँ, बंद करवाएँ, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ। तो DGMOs ने डेफिनेटली फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन को भी डिस्कस किया होगा उसके अंदर, और अब देखना ये है कि फ़िज़िकल मीटिंग जो है वो कब होती है, और उसमें जो नुकात हैं इम्पॉर्टेंट, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का मसला है, कश्मीर का इट्सेल्फ मसला है, या बाकी तजारती मसाइल हैं, एयर स्पेस का मसला है कमर्शियल फ़्लाइट्स के लिए, जो कि उसको सस्पेंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, या कश्मीर रिलेटेड 370 का इशू है, या 35A वाला जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी वो निकाली थी शिकें या आर्टिकल्स जो थे, उसका मामला। ये तमाम तब होगा क्योंकि जब तक आपके बात के करने के हवाले से बात होना जो है वो नहायत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि आगे चल के ये क्या होता है। अमेरिकन गारंटर, और आज भी अमरीकी जो प्रेसिडेंट है, एक तो उन्होंने कल की जो ट्वीट की थी उसके ऊपर भी इंडियन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तपे हुए थे, और वो तपते ही रहते हैं, उनको तो खैर मसला उनका नहीं है। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर के हवाले से मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ, और हम इस कश्मीर के मसले को हल करना नहायत ज़रूरी है। और ये बात पाकिस्तान पिछले 78 सालों से ये बात कर रहा है कि अगर एक इस्तेकाम हमने लाना है इस खत्ते के अंदर तो कश्मीर का मसला हल करना होगा। दूसरा उन्होंने कहा जी कि मैंने हिंदुस्तान के ऊपर तिजारत को ख़त्म करने के ऊपर यानी दबाव डाला कि अगर आप जंग बंदी नहीं करेंगे तो हम आपसे तिजारत नहीं करेंगे। तो ठीक है, पाकिस्तान के साथ भी उनकी तिजारत है, मे बी $4-5 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हैं, इम्पोर्ट्स हमारी कम हैं। लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी यानी तिजारत है अमरीकियों के साथ, $40-50 बिलियन से भी ज़्यादा की होगी।
एक्सपोर्ट्स होगी या बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन से भी ज़्यादा की होगी, तो हिंदुस्तान तो हर लिहाज से अगर आप पूरा कैलकुलेशन करें ये 18 दिनों का, तो हिंदुस्तान को यानी वो कहते हैं ना कि दर्जनों अरब डॉलर्स का या सैकड़ों अरब डॉलर्स का उसको नुकसान, उसकी स्टॉक्स को नुकसान हुआ, उसकी साख तो उसकी तबाह होकर रह गई है। तो इसमें एक तो ये है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो मुसलसल इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट जो इसका हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पूरे अगर आप ऑपरेशंस के अंदर देखें या इस पूरे इशू के अंदर देखें तो 3-4 लोग आपको पाकिस्तान की तरफ से सामने नज़र आते हैं जिनकी तारीफ़ करना नहायत ही ज़रूरी है। नेचुरली वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से दुनिया को एंगेज किया और जिस तरह से ये सारे फैसले होते रहे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर, वो हमें दिखाई दिए। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया, मीडिया के ऊपर मुसलसल आके वो पाकिस्तान अपने मीडिया को और इवन इंटरनेशनल मीडिया को भी पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, मिलिट्री रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड पर्सपेक्टिव जो था उसे बड़े बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया एज ए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जबकि इंडियंस जो थे वो गायब थे, बिल्कुल गायब थे। इसके अलावा डार साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। नेचुरली इट इज़ हिज जॉब, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी है उसको बहुत बेहतर तरीके से निभाया एज अ फॉरेन मिनिस्टर, एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तारड़ साहब ने मीडिया को ब्रीफ करते रहे और मीडिया को इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी वो उसको भी फेस किया उन्होंने, और इवन के BBC जैसे इदारे को भी उन्होंने फेस किया, और उन्होंने पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान की जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट DGSPR ने जिस तरह से मुसलसल ना सिर्फ अंदरून पाकिस्तान के मीडिया को देखें, ये जो सोर्सेज वाला मसला होता है ना, उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। और ख़ासकर आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है जो अनब्राइडल्ड है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई गेट कीपर नहीं है। इस तरह की जो वॉरफेयर, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर, यानी ये वो जंग नहीं है जहाँ पे सिर्फ आपने गोले बरसाने हैं, गोलियाँ मारनी हैं, तलवारें चलानी हैं। ये यानी सोच की भी जंग है, आपकी नफ्सियात की जंग है, बेसिकली नफ्सियात की जंग है। और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन मुसलसल आती रही, मुसलसल इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया के तमाम जो लोग थे, चैनल्स थे, अखबारात थे, सोशल मीडिया के लोग थे, उनके साथ शेयर होती रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा था। यानी मिलिट्री जो बात करती थी फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वही बात उसी पर्सपेक्टिव में उसको पेश किया जाता था। पॉलिटिकल लीडरशिप जो बात करती थी सियासी एतबार से या सफारती एतबार से जो बात करती थी, वही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लोगों के पास जा रहा होता था, जिसकी वजह से ये सारी कौम जो है वो यकजा हो गई, इकट्ठी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें सरफराज किया। सो ये वो लोग थे कि मुसलसल आके DGSPR वो जो हैं वो ब्रीफ करते रहे पाकिस्तान का की जो मिलिट्री और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, पर्सपेक्टिव था, उसको इन टोटलिटी रात तक जो है, रात को भी उनकी इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साथ एयरफोर्स के हमारे जो काबिल फ़ख्र एयर वाइस मार्शल थे और साथ नेवी के हमारे जो एडमिरल साहब भी शामिल थे उसके अंदर। तो इन्होंने एक बेहतरीन तरीके से इस तमाम सूरत हाल के अंदर मीडिया को और कौम को जो है वो इन्फॉर्म रखा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल मीडिया को इन्फॉर्म रखा, एंड दे नीड टू बी अप्रिशिएटेड। आने वाले दिनों में देखते हैं कि अब ट्रम्प साहब ने तो 3-4 दिनों से ज़ाहिर है कि एक ऐसा इशू था जिसकी पूरी दुनिया की नज़रें थी, पूरी दुनिया का मीडिया, सोशल मीडिया वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, और उसकी बड़ा सीरियस वजूहात भी थी। तो अभी तक तो अमेरिका जो है वो अपने इंटरेस्ट शो कर रहा है, बट आने वाले दिनों में वो इंटरेस्ट इसी तरह कायम रहेगा या बिहाइंड द सीन जो है चीज़ें चलती रहेंगी, ये हम देखेंगे आगे। लेकिन बहुत ज़्यादा देखें, हिंदुस्तान जो है वो बड़ा मक्कार, चालाक, 2 नंबर,
भागने वाला टेबल से, जो मैदान से भागने वाला, तो उस पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। वो किया जाता तो आज ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी से देखते हैं कि वो क्या करेंगे इस सारी सूरत हाल के ऊपर। और जब तक ये कश्मीर वाला इशू जो है उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता, डेफिनेटली ये जो जंग के बादल हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। देखें, मैंने पहले भी कहा था, क्विकली बताऊंगा, बांग्लादेश की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। वहाँ से उनकी जो वो इन्वेस्टमेंट जो थी पिछले 50 सालों की, वो सारी की सारी जो है वो मट्टी में, खाक में मिल गई। जो कुछ पिछले 1 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर हुआ है, कश्मीर को उन्होंने हर तरह से आजमा लिया कि इनको हम दबा लें, अल्हम्दुलिल्लाह उनको नहीं दबा सके। पाकिस्तान को उन्होंने हर तरह से, ये जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करें, सी पैक को रोल बैक कर दें, पाकिस्तान की मईशत को रोल बैक कर दें, चाइनीज़ को यहाँ से, जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भगा दें, वो भी नहीं हुआ उनसे। तमाम तर कोशिशों, तमाम तर इन्वेस्टमेंट की वजह से तो हिंदुस्तान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, और अल्लाह के फजल करम से ये फ्रस्ट्रेशन उनकी इसी तरह कायम रहेगी और अल्लाह पाक पाकिस्तान को सरखरू करेगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर जो है, अपने व्लॉग के अंदर जो है, मज़ीद जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।